विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर का व्याख्यान नंबर 4 को चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको विदित है कि भूगोल जो है वो मुख्यतः एक ही भाग में पढ़ा जाता था जिसे हम प्राकृतिक भूगोल कहते थे, परंतु कालांतर में विशेषतः औद्योगिक क्रांति के पश्चात मानव की गतिविधियां पृथ्वी पर विभिन्न तथ्यों के साथ अंतर संबंध स्थापित कर उत्तरोत्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसके कारण से मानव निर्मित जो सांस्कृतिक भूदृश्य कहलाते हैं उनमें बहुत ज़्यादा फैलाव और विस्तार हो गया। और वह प्राकृतिक भी नहीं था, इसलिए भूगोल के विषय वस्तु के अंतर्गत विस्तार होने के कारण से इसका दो मुख्य भागों में विभाजन हुआ, भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल। जैसा कि भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी इससे विदित होता है कि प्रकृति के द्वारा दिए गए जो तथ्य हैं या उसके द्वारा प्रदत्त तथ्यों का अध्ययन हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं, जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुए। परंतु प्रकृति के साथ मानव विभिन्न प्रकार की क्रियाएं, अंतरक्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं करता है। उसके कारण से धरातल पर विभिन्न प्रकार के मानव के द्वारा निर्मित दृश्य उत्पन्न होते हैं, जिनका अध्ययन हम मानव भूगोल की शाखा के रूप में करते हैं। तो अतः भूगोल का विभाजन भूगोल की विषय वस्तु के विस्तार के कारण से ये इसकी विशेषता बनी और एक कारण बना। इसके कारण से भूगोल को दो विभिन्न शाखाओं में अध्ययन किया जाने लगा। जैसा कि आपको पता है कि जो भौतिक भूगोल है ये भूगोल फंडामेंटल ब्रांच है। इसके अंतर्गत फंडामेंटल का मतलब ये एक इसके मूलभूत ब्रांच है, क्योंकि भौतिक भूगोल के तथ्यों के आधार पर ही सारे भूगोल की नींव खड़ी हुई है। इसी वजह से इसे भूगोल की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। इस कारण से ये समस्त शाखाओं में सबसे महत्वपूर्ण शाखा के रूप में स्थापित है। इसके अंदर में स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैव मंडल चारों का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। और ये चारों शाखाएं आपस में बहुत गहनता से जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे के साथ निर्भर हैं। जैसा कि आपको विदित है कि भौतिक भूगोल का महत्व जो है वो इसके फंडामेंटल ब्रांच और रीढ़ की हड्डी के रूप में होता है। जैसा कि मानव अपने शरीर पर खड़ा हुआ है तो खड़े होने का मुख्य आधार उसकी रीढ़ की हड्डी होना है, नहीं तो मानव एक मांस का लोथड़ी के जैसा है। ब्लांश जैसा मानव भूगोल का संस्थापक भी भौतिक भूगोल को भूगोल का आधार मानता है, न कि मानव को। जैसा कि विदित है कि फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता ब्लांश ने मानव भूगोल रूपी एक स्वतंत्र शाखा की स्थापना की, परंतु उसके संस्थापक होने के बावजूद वो भौतिक भूगोल को ही आधारभूत शाखा मानते थे, न कि मानव भूगोल को। इसी प्रकार वुलरेज व ईस्ट नाम के प्रमुख भूगोलवेत्ता हुए। उन्होंने स्पष्ट किया कि भूगोल का अध्ययन भौतिक भूगोल के अभाव में असंभव है, यानी कि भूगोल का कोई भी अध्ययन, चाहे मानवीय पक्ष हो चाहे आपका प्राकृतिक पक्ष हो, अगर भौतिक भूगोल नहीं है तो इसका असंभव ही है। फिलिप नामक विद्वान ने कहा, भूगोल की वृहद ज्ञान रूपी जड़ें भौतिक भूगोल की मिट्टी में स्थित है। फिलिप कहते हैं कि जो भूगोल एक बहुत बड़ा बरगद के समान वृक्ष है, जिसकी जो जड़ें हैं और जटाएं हैं वो भौतिक भूगोल रूपी मिट्टी में स्थित हैं। यानी कि भौतिक भूगोल रूपी वृक्ष के ऊपर एक तरह का आधार तैयार करता है और उसी के आधार पर
भूगोल की अनेक शाखाएं जो तनों के रूप में विकसित है वो इसी के ऊपर निर्भर है। स्ट्रॉलर प्रमुख भौतिक भूगोलवेता रहे। उन्होंने कहा भौतिक भूगोल विज्ञान की कोई स्पष्ट शाखा नहीं है, वरन ये विविध जियो साइंसेज का समन्वयक विज्ञान है। अर्थात कि भौतिक भूगोल कोई अपने आप में कोई साइंस नहीं है, परंतु जो जियो साइंस यानी पृथ्वी से संबंधित विभिन्न विज्ञान है उनका समुच्चय है, उनका एक सार है, और इनके बीच में एक समन्वयक का काम भौतिक भूगोल करता है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भौतिक भूगोल की मूलभूत और सर्वाधिक महत्वपूर्ण शाखा है। इसके अध्ययन और इसके ज्ञान के अभाव में हम इसकी भूगोल की अध्ययन की परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। भौतिक भूगोल के अध्ययन में भी स्पेटियल एंड टेम्पोरल एस्पेक्ट सम्मिलित है। जैसे कि आपको पता है कि भूगोल की मूलभूत विशेषता स्थानिक तथा सामयिक विवरण है। किसी भी घटनाक्रम का, किसी भी क्रिया का हम स्थानिक वितरण या अध्ययन करते हैं कि कहाँ पर क्यों पाया जा रहा है पृथ्वी पर। इसी प्रकार से भौतिक वातावरण की विभिन्नता और विविधता के कारणों से विभिन्न प्रकार के दृश्य उत्पन्न होते हैं, जिनसे उनके अंतर संबंध में भी विभिन्नता पाई जाती है। इसलिए सब क्षेत्र एक दूसरे से क्षेत्र से विभिन्नता मूलक है। अर्थात जो स्थानिक जो भौतिक भूगोल के अंतर्गत में भी इसका अध्ययन किया जाता है, तो स्थानिक स्वरूप में भौतिक वातावरण के भी पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्रों में कहीं पे पर्वत है, कहीं पे पठार है, कहीं पे मैदान है, कहीं पे समुद्र है, तो इसकी विभिन्नता है और विविधता है। कहीं पे ढाल तेज है, कहीं पे कम है, सूर्य का प्रकाश कम पड़ रहा है, कहीं तेज पड़ रहा है, हवाओं की दिशा बदल रही है। तो उन सब के कारण से इनमें जो एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से अलग होता है और उनका अध्ययन करना हमें भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषता है। इसी के साथ भौतिक भूगोल का दूसरा अध्ययन का आधार टेम्पोरल एस्पेक्ट यानी सामयिक या कालिक वर्णन करना भी भौतिक भूगोल का आधार है। इसके अंतर्गत में हम भौतिक तथ्यों में, यद्यपि उनमें जो परिवर्तन है वो बड़े दीर्घ काल के रूप में होते हैं, चाहे प्लेट टेक्टोनिक हो या माउंटेन बिल्डिंग हो, इन सभी के तथ्यों के अंतर्गत कहना चाहिए कि परिवर्तन होता है, परंतु वो दीर्घकालिक है। परंतु कुछ जैसे वायुमंडल से संबंधित परिवर्तन अत्यधिक नित्य परिवर्तन है। समुद्री धाराओं के रूप में समुद्र के अंतर्गत जल संचरण का परिवर्तन एक कालक्रमिक होता है। तो हम इसके अंतर्गत भौतिक भूगोल के अंतर्गत में भी हम सामयिक रूप से अध्ययन करते हैं, यानी कि कालांतर का हम अध्ययन करते हैं। किस समय लैंडस्केप है वो, जैसे कि हिमालय है, हिमालय से पूर्व लगभग ये 33 जियोसिंक्लाइन के रूप में था और कालांतर में प्लेटों की गति के कारण से एक विशाल पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। उसके बाद अनेक नदियों का निर्माण, ग्लेशियर का निर्माण हुआ। ये सब भौतिक भूगोल की कालांतर यानी सामयिक अध्ययन या कालिक अध्ययन करने की एक विधा है। इसका भी हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। भौतिक भूगोल की जो कि अनेक शाखाएं पाई जाती हैं, परंतु उसके पूर्व ये शाखाओं के रूप में भौतिक भूगोल की 4 प्रमुख अध्ययन क्षेत्र हैं। जैसे भू आकृतियों का अध्ययन, जिसे स्टडी ऑफ लिथोस्फीयर कहते हैं, या जियोमॉर्फोलॉजी जिसे शब्दों में कहते हैं, या स्थल मंडल का अध्ययन कहते हैं। दूसरा वायुमंडल का अध्ययन, जिसे हम क्लाइमेटोलॉजी के रूप में अध्ययन करते हैं। उसके बाद में तीसरा है जलमंडल का अध्ययन, जिसे ओशनोग्राफी के रूप में यानी समुद्र विज्ञान के रूप में अध्ययन करते हैं। और इन चारों के ऊपर, इन तीनों के ऊपर जीव मंडल का अध्ययन, क्योंकि इसके ऊपर ओवरलैप है और ये पाया जाता है, तो इस आधार पर ये इसका अध्ययन किया जाता है। तो यद्यपि हम इसको अगर इसका इस उपरोक्त चित्र के आधार पर देखें, समय सारणी जो समय सारणी क्या सारणी नंबर 1.1 के अंतर्गत देखें, तो भूगोल का जो विभाजन किस रूप में हुआ वो एक हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि आपको विदित है कि 19वीं सदी से पूर्व विभिन्न विषयों का स्वतंत्र विकास नहीं था, परंतु नॉलेज के कंपार्टमेंटलाइजेशन होने के कारण से विभिन्न विषयों का स्वतंत्र अस्तित्व विकसित हुआ। यानी कि जो हमारे ज्ञान की जो शाखाएं थी
उनका विशेषीकरण के दौर के कारण से अलग अलग विषय के रूप में या खंडों में विभाजन हो गया। जिस प्रकार से रेल के बोगीज होते हैं, ज्ञान रूपी रेल है, परंतु उसके अन्य जो कोचेज हैं वो अलग अलग खंडों में विभाजित है। इसी प्रकार से नॉलेज भी खंडों में विभाजित होकर अलग अलग विषय के रूप में विकसित हुई। भूगोल की विषय वस्तु भी प्रकृति तथा मानव थे एकीकृत अध्ययन के रूप में हुआ किया जाता था। परंतु 19वीं शताब्दी में, जैसा कि आपको पता है, भूदृश्यों की सांस्कृतिक दृश्यों की बहुलता तथा प्रभाविता से के कारण से मानव द्वारा उत्पन्न भूदृश्यों को प्रकृति में से उत्पन्न नहीं मानकर स्वतंत्र शाखा में विशिष्ट विभाजन के रूप में अध्ययन आरंभ हुआ। भौतिक भूगोल के क्रमिक विकास में भारतीय, यूनानी, रोमन, अरब, चीनियों, जर्मन, फ्रांसीसी, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ द्वारा, जैसा कि हमें पता है, भौतिक भूगोल की 4 प्रमुख शाखाएं हैं। इन शाखाओं का विस्तार निरंतर प्राचीन काल से होता रहा और विशेषतः भारत में 5000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक भारतीय विद्वानों ने प्रकृति दर्शन को त्रिलोक दर्शन यानी नभ, धरती, जल के अंतर्गत सृष्टि, सर्ग, काल गणना, ब्रह्मांड, सौर मंडल की उत्पत्ति, पर्वत, सरिताएं, वनस्पति, वन्य प्राणियों आदि भौतिक तथ्यों का विस्तार से वर्णन किया। इसी बातें यूनानी तथा रोमन विद्वानों ने भी, विशेषतः होमर से लेकर टॉलेमी स्ट्राबो तक ने भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन भौतिक भूगोल के विषय वस्तु के रूप में किया। इसके बाद में जर्मनी में वॉरेनियस, कांट, हम्बोल्ट ने भौतिक भूगोल को एक वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया। 19वीं सदी में जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य तथा 20वीं सदी में विकसित तथा विकासशील देशों सहित भारत ने भौतिक भूगोल की विविधता रूपी शाखा का स्थापना किया और वर्तमान में भौतिक भूगोल की 4 प्रमुख शाखाएं भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान तथा जैव भूगोल के रूप में स्थापित हैं। जैसा कि पता है कि भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी पर स्थल मंडल का अध्ययन किया जाता है। धरातलीय लक्षणों की उत्पत्ति और उनके विकास की वैज्ञानिक व्याख्या भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत की जाती है। थॉर्नबरी नामक विद्वान ने स्थलाकृतियों के विज्ञान में स्थलीय आकृतियों के अलावा सागर तली में अंतर सागरीय स्वरूप को भी अध्ययन का केंद्र माना। स्ट्रॉलर के मत के अनुसार भू आकृति विज्ञान सभी प्रकार के स्थल रूपों की उत्पत्ति तथा उनके व्यवस्थित व क्रमबद्ध विकास की व्याख्या करता है। जैसा कि आपको पता है, स्थल रूपों को 3 श्रेणियों में विभक्त कर रखा है। 3 जो श्रेणियां हैं, सेलिसबरी ने जिसमें उन्होंने कहा है प्रथम श्रेणी का उच्चवच, जिसमें महाद्वीप तथा महासागर आते हैं। क्योंकि इनका निर्माण पृथ्वी पर प्रथम बार हुआ, इसलिए प्रथम श्रेणी के उच्चवच कहलाते हैं। द्वितीय श्रेणी के उच्चवच के अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश व झील आदि आते हैं। क्योंकि इनका निर्माण प्रथम श्रेणी के उच्चवच महाद्वीप तथा महासागरों के अपर्दन अपक्षय के कारण से इनका निर्माण होता है, इसलिए द्वितीय श्रेणी के उच्चवच में आते हैं। तृतीय श्रेणी के उच्चवच के अंतर्गत अपरदनात्मक तथा अनाच्छादन वाली जो शक्तियाँ हैं, जिनमें नदी है, हिमानी है, भूमिगत जल है, वायु है, सागरीय जल है, अपक्षय है, इनसे उत्पन्न स्थलाकृतियों का अध्ययन सम्मिलित होता है। जैसे जलप्रपात है, वी शेप वैली है, यू आकार की घाटी है, सर्क है, युवाला है आदि सभी का अध्ययन हम तृतीय श्रेणी के उच्चवच में करते हैं। तो इसमें भू आकृति विज्ञान में अनेक शक्तियों तथा प्रक्रमों का स्थलाकृतियों के निर्माण में सक्रिय रहते हैं, जिनमें सेल संरचना, विकास की अवस्थाएं, भूगोल की स्थलाकृतियों को विकास को प्रभावित करती हैं। जलवायु विज्ञान के अंतर्गत, जैसा कि आपको विदित है कि इसमें वायुमंडल का जो हमारे पृथ्वी को चारों ओर से फैले गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं, इसका अध्ययन हम मौसम विज्ञान तथा जलवायु विज्ञान के रूप में करते हैं। जलवायु विज्ञान वह विज्ञान है जो जलवायु को प्रकृति में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली
स्थानिक विभिन्नता का अध्ययन करने के लिए जलवायु तत्वों तथा मानवीय क्रियाकलापों के अंतर संबंधों की व्याख्या करता है। जलवायु की गहनता की दृष्टि से इसकी कई प्रमुख शाखाओं में विभाजन किया हुआ है, परंतु यहाँ भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम वायुमंडल का संरचना, उनका संगठन, उसमें बहने वाली हवाएं, विभिन्न प्रकार के चक्रवात, तूफान, वर्षा, आर्द्रता का वितरण, वायु राशियाँ, तड़ित झंझा, जेट स्ट्रीम, मानसून आदि सभी का अध्ययन हम वायुमंडल की शाखा के अंतर्गत करते हैं। इसी प्रकार तीसरी प्रमुख शाखा महासागरीय विज्ञान है, जो लगभग हमारी पृथ्वी पर 70.8% भाग पर फैला हुआ है। विभिन्न प्रकार के समुद्र में होने वाली गतिविधियों का अध्ययन हम समुद्र विज्ञान के अंतर्गत करते हैं या जलमंडल के अंतर्गत किया करते हैं, जिसके अंतर्गत में हम विभिन्न प्रकार की जलधाराएँ, विभिन्न प्रकार के ज्वार भाटा, खनिज, समुद्री प्रवाल द्वीप, इन सब की उत्पत्ति को भी हम अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। चौथी प्रमुख शाखा जैवमंडल है। जैवमंडल में प्रकृति प्रदत्त जीव जंतु प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तथ्यों के वितरण की व्याख्या और विश्लेषण करते हैं। जैवमंडल इन तीनों प्रमुख शाखाओं को ओवरलैप करता है, क्योंकि वायुमंडल में भी है, जलमंडल में भी, स्थल मंडल में भी है, जैसा कि इस चित्र के द्वारा आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो सर्किल है जैवमंडल का, इसको ओवरलैप कर रहा है। वर्तमान में भौतिक भूगोल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के तीव्र परिवर्तन आ रहे हैं। उन परिवर्तनों का मुख्य कारण भूमंडलीकरण का दौर, तकनीकी तथा संचार क्रांति द्वारा उत्पन्न तीव्र परिवर्तन है। इससे भूगोल की उपायदेयता में दूर संवेदन तकनीक और भौगोलिक सूचना तंत्र, विशेषतः डेटा साइंस के पदार्पण और जो आपके ड्रोन है उस तकनीकी के पदार्पण से भूगोल को एक नई गति और तेज़ी मिली है। इससे भूगोल को नई शक्ति व ऊर्जा मिली और भूगोल अब ज़्यादा वैज्ञानिक रूप से विभिन्न भौतिक भूगोल की समस्याओं को समाधान करने में सक्षम हो पा रहा है। वर्तमान में ग्लेशियरों के पिघलने का अध्ययन, जलवायु में परिवर्तन, विभिन्न प्रकार के ताप के आधार पर उत्पन्न होने वाले विभिन्न संकट, पर्यावरण संकट, तूफान तथा झंझावात, टॉर्नेडो, टाइफून भयंकर रूप ले रहे हैं, उन सब का अध्ययन हम सैटेलाइट के द्वारा प्रभावी रूप से कर रहे हैं। पर्यावरण के संकट के कारण से पृथ्वी पर मानव जीवन का अस्तित्व के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। पर्यावरण संकट तथा सतत विकास के लिए सक्रिय प्राकृतिक शक्तियों और मानवीयकृत परिवर्तनों के मध्य संतुलन को स्थापित करना भौतिक भूगोल के लिए वर्तमान में एक बड़ी चुनौती है। जय हिंद।